हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में हमने लास्ट वीडियो में जाने थे कि कितने भाग हैं, कब संविधान लागू हुआ, जैसे 26 जनवरी 1950 को कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। हर भाग में क्या था, भागों का हेडिंग क्या है, कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। अब हम हर भाग को डीपली पढ़ रहे हैं। अब भाग 3 पर आ गए हैं हम संविधान के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा है। भाग 3 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 यानी राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। इसमें हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, नंबर 1 आर्टिकल 14, नंबर 2 आर्टिकल 15। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 16। 15 में ही आपने देखा था कि 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) 6 क्लॉज थे। इसी तरह से अनुच्छेद 16 में भी 6 क्लॉज है, 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(4)(a), 16(4)(b), चूंकि ये 4 में ही है, 16(5) और 16(6). एक एक क्लॉज को आराम से पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 16(1) में क्या दिया गया है, यानी अनुच्छेद 16 को 6 क्लॉजों में बांटा गया है। हमेशा याद रखिए, इन 6 क्लॉज से ही क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 16(1) में क्या है, 16(1) में क्या गया, लोक नियोजन में अफसर की समानता का अधिकार, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को, ये भी ध्यान रखना, हाँ, अनुच्छेद 16 मात्र नागरिकों को प्राप्त है, ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 14 व्यक्तियों को प्राप्त था, लेकिन अनुच्छेद 15-16 नागरिकों को प्राप्त है। यानी लोक नियोजन में अफसर की समानता, यानी भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन में अफसर की समानता का अधिकार रहेगा। ठीक, ये कहा गया है अनुच्छेद 16(1) में। क्योंकि ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन का मतलब सरकारी पद, सरकारी नौकरियां, यानी एक सिंपल बात कह दी गई 16(1) में कि लोक नियोजन में अफसर की समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता से संबंधित मूल अधिकार को उपबंधित करता है। यानी ये कहता है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अफसर की समानता रहेगी। यानी एक सिंपल वर्ड बताया अनुच्छेद 16(1) में कि राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अफसर की समानता रहेगी। अब अनुच्छेद 16(2) पे आते हैं। 16(2) ये कहता है कि यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में कोई नागरिक केवल निम्नलिखित आधारों पर अप्राप्त न होगा, अर्थात उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आप ध्यान करिए, अनुच्छेद 15(1) में था कि राज्य निम्न के अधीन किसी निम्न बिंदुओं पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, निवास स्थान और जन्म स्थान। तो यहाँ 7 पॉइंट है, वहां 5 पॉइंट थे। वहां धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यानी अनुच्छेद 16 में 2 स्थान और जोड़े गए, उद्भव और निवास स्थान। हमेशा याद रखना, कभी कभी ये पूछ लेते हैं अनुच्छेद 15 और 16 के जो पॉइंट दिए गए हैं जिनके आधार पर कि भेदभाव नहीं होगा, तो वो 5 तो समान है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये समान है। लेकिन अनुच्छेद 16 में 2 पॉइंट और जोड़ दिए गए, निवास स्थान और उद्भव, यानी आदमी का ओरिजिन कहां से हुआ है और उसका निवास स्थान कहां है। इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 से अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें विभेद के 2 आधार और अधिक बता दिए गए, उद्भव और निवास स्थान। अब आते हैं अनुच्छेद 16(3) पर, जो ये कहता है, अनुच्छेद 16(3) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। इस अनुच्छेद में राज्य शब्द के अभिप्राय संसद माना गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 16(3), 16(1) और 16(2) का अपवाद है। यानी फिर 16(3) में यह कहा गया कि निवास के स्थान पर और राज्य विभेद कर सकता है। जैसे कोई आदिवासी क्षेत्र में रह रहा है व्यक्ति, तो उसको और हम लोगों में जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं विभेद किया जा सकता है। फिर 16(4) पर आते हैं। 16(4) ये कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में,
जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए निम्न दो शर्तों के साथ विशेष उपबंध कर सकता है। यानी निम्न दो शर्तें हैं, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। वो दो शर्तें ये हैं, पहली ये है कि वर्ग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो, दूसरी यह है कि ऐसे वर्ग को राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिल पाया हो। तो राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, किसमें? 16(4) में। यानी 16(4) से ही 16(3) से रिजर्वेशन स्टार्ट होता है। 16(3) में है निवास के आधार पर और 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर। कहा गया है पिछड़ा वर्ग शब्दावली की संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है और यह आयोग ही बताएगा कि पिछड़ा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा कौन है। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान भी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 340। एक केस था बहुत अच्छा, ये मैंने बताया था आपको कि पिछड़े वर्ग का आधार क्या हो सकता है। तो एक केस है बालाजी बनाम मैसूर राज्य। इसमें कहा गया था कि बाद में यह निर्धारित किया गया कि जाति को पिछड़े वर्ग का आधार नहीं बनाया जा सकता और गरीबी, पेशा, जन्म स्थान पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने कल आपको वीडियो में बताया था अनुच्छेद 15 में कि इंदिरा साहनी के केस में कह दिया गया कि जाति भी पिछड़ेपन का आधार हो सकती है। ठीक, तो इसलिए इसमें ये कहा गया। और इंदिरा साहनी के केस में फिर आज हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें ये था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट, इसे मंडल आयोग मामला भी कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न नियम बनाए। इसमें 9 नियम है। पहला ये था कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं बल्कि एक उदाहरण है, क्योंकि हमें सबको समान लाना है। तो जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें विशेष उपबंध से आगे किया जाता है। पॉइंट 2 ये कहता है कि अनुच्छेद 16(4)(a) के अधीन पिछड़ा वर्ग अनुच्छेद 15(4) के पिछड़े वर्ग के समान नहीं है। फिर पॉइंट 3 ये कहता है इसका अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ेपन का आधार जाति है, क्योंकि जाति एक वर्ग है, आर्थिक कसौटी पिछड़ेपन का आधार नहीं है। यानी इंदिरा साहनी केस में यह माना था कि आर्थिक कसौटी पिछड़ेपन का आधार नहीं है बल्कि जाति एक पिछड़ेपन का आधार हो सकती है। फिर पॉइंट 4 ये है कि पिछड़े वर्ग में से संपन्न लोगों को निकालकर रिजर्वेशन लागू किया जाना चाहिए। यानी क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी इंदिरा साहनी के केस में मान लिया गया और ये कहा गया जो क्रीमी लेयर है पिछड़े वर्ग में उन्हें निकाल कर ही रिजर्वेशन की पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए। 6 पॉइंट ये कहता है पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़ा वर्ग उन दोनों में विभेद किया जा सकता है। यानी पिछड़े वर्ग में और अधिक पिछड़ा वर्ग में भी विभेद किया जा सकता है। पॉइंट 7 ये कहता है कि आरक्षण कार्यपालिका के आदेश द्वारा भी लागू किया जा सकता है। जो 8वां पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं है। 9वां पॉइंट कहता है मंडल आयोग से संबंधित सभी विभाग सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाएंगे। फिर इसमें एक लीडिंग केस था भारत संघ बनाम वीरपाल सिंह चौहान। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में जातियों के आधार पर दिया गया आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के विरुद्ध है। इसलिए फिर एक नया अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद वो एक संशोधन किया गया 16(4) में और 16(4)(a) जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(4)(a) को 77वां यानी 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया कि राज्य प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी 16(4)(a) SC और ST के लिए जो प्रमोशन होता है उनके लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। फिर 16(4)(b) कैरी फॉरवर्ड रूल हुआ ये कि जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो जो रिजर्व सीटें थी वो भर नहीं पा रही थी। तो अब सवाल उठा कि जो सीटें भर नहीं पा रही उनका क्या करा जाए। तो उसके लिए भी अनुच्छेद 16(4)(b) मतलब एक नया अमेंडमेंट करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 16(4)(b) और ये है अनुच्छेद 16(4)(b) को 81 यानी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(4)(b) में यह उपबंध किया गया कि आरक्षित वर्ग की बकाया रिक्तियों को पृथक वर्ग माना जाएगा और उन रिक्तियों को अगले वर्ष में
पृथक मानकर भरा जाएगा। इस अनुच्छेद द्वारा अग्रनयन नियम कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता दी गई। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कैरी फॉरवर्ड रूल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16(4)(b). अब दो अनुच्छेद और बचे, अनुच्छेद 16(5) और 16(6). अनुच्छेद 16(5) यह उपबंधित करता है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक प्रबंध के लिए विशेष धर्म या संप्रदायों को मानने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाएगा। भाई जैसे मंदिर में पूजा होना है तो उसके लिए हिंदू धर्म का ही मानना आवश्यक है, भाई वही पूजा कर पाएगा जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है। इसी तरह से नमाज पढ़ाना है तो मुस्लिम नमाज पढ़ाएंगे। तो ये अनुच्छेद 16(5) में ये यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है जब कोई धार्मिक ही मामला है, धार्मिक अनुष्ठान है। भाई जैसे अभी आपने देखा जब संसद शुरू हुआ तो उसमें सभी संप्रदाय के लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी तरह से पूजा पद्धति की। उसमें पंडित जी भी थे, मौलवी साहब भी थे, उन्होंने अपना जो उनकी पूजा पद्धति उन्होंने की, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति की। यहाँ पर राज्य ये कर सकता है। लास्ट अनुच्छेद, अनुच्छेद 16(6), इसको 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया, जिसको कि हम EWS यानी नौकरियों में अब EWS के आधार पर भी आरक्षण राज्य कर सकता है, जिसको कि एक नया अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2019 में। संशोधन कौन सा था? 103वां। और कब? 2019। ये कहा गया इस अनुच्छेद 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि लोक पदों पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% पदों को राज्य आरक्षित कर सकता है। तो इस तरह से ये था अनुच्छेद 16। आपसे मैं वीडियो में ये भी कह रहा हूं पूरी वीडियो देखिए। कुछ पॉइंट ऐसा हो सकता है आपकी समझ में ना आए या कोई प्रश्न ऐसा हो जो आया हो मैं आपको ना बताया पाऊं, मतलब वीडियो में नहीं बताया गया है, कमेंट में उसको जरूर बताइए। धन्यवाद।